नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज बात करते हैं एक देश के ग्लोबल हिसाब किताब की, यानी एक देश पूरी दुनिया के साथ अपने वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड कैसे रखता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश, मतलब पूरा का पूरा देश, दुनिया के साथ अपने हर एक पैसे के लेन देन का हिसाब कैसे रखता होगा। सोचिए, अरबों खरबों के सौदे, निवेश, व्यापार, इन सब पर कोई नजर कैसे रखता है? इसी पहेली का जवाब है भुगतान संतुलन, या जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक देश का सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें दुनिया के साथ हुए उसके हर आर्थिक लेन देन का हिसाब किताब होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये विशाल बही खाता आखिर बना कैसे होता है। इसको एक बटुए की तरह समझिए, जिसमें दो मेन जेबें होती हैं। तो हमारे इस बटुए में दो मेन जेब हैं। पहली जेब है चालू खाता, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे और कमाई का हिसाब होता है, जैसे कि व्यापार और पैसों का ट्रांसफर। और दूसरी जेब है पूंजी खाता, जिसमें लंबी अवधि के निवेश और संपत्ति का लेखा जोखा होता है। अब असली मजा तो तब आता है जब हम पहली जेब यानी चालू खाते के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो इसमें मोटे तौर पर 3 तरह की चीजें आती हैं। पहला, जो सामान हम बेचते और खरीदते हैं, जैसे गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा, सर्विसेज का ट्रेड, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज या टूरिज्म। और तीसरा है एक तरफा ट्रांसफर, जैसे किसी ने विदेश से अपने परिवार को पैसे भेजे हों। अच्छा, हम सब अक्सर व्यापार घाटे या बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में सुनते हैं, है ना? तो ये समझना जरूरी है कि वो इस चालू खाते का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वो सिर्फ सामान के आने जाने का हिसाब रखता है, सर्विसेज का नहीं। चलिए अब बटुए की दूसरी जेब की तरफ चलते हैं, पूंजी खाता। देखते हैं कि यहां देश की दौलत और निवेश का हिसाब कैसे रखा जाता है। तो इस खाते में आते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल मूवमेंट्स, जैसे कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पैसा लगा रही है, या हमारा देश किसी से कर्ज ले रहा है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल रही है। ये सब देश के फाइनेंशियल संपत्ति में हो रहे बदलाव को दिखाता है। अब ये जो निवेश है ना, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सोचिए, कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर एक नई फैक्ट्री ही बना दे, ये लॉन्ग टर्म होता है। और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वैसा है जैसे किसी ने विदेश में बैठे बैठे हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एक खाते में घाटा हो सकता है और दूसरे में फायदा, तो फिर इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्यों कहते हैं? मतलब ये हमेशा बैलेंस में कैसे रहता है? पहले समझते हैं कि घाटा और अधिशेष यानी सरप्लस का मतलब क्या है। अगर सरप्लस है तो समझिए देश ने दुनिया से जितना लिया उससे ज्यादा कमाकर दिया, और अगर घाटा है तो मतलब देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है, एक तरह से दुनिया से उधार ले रहा है। तो फिर से वही सवाल, अगर चालू खाते में घाटा है तो ये पूरा हिसाब किताब आखिर जीरो पर कैसे पहुंचता है? इस घाटे को कौन भरता है? देखिए, एक चीज होती है जिसे त्रुटियां और चूक कहते हैं। सच तो यह है कि इतने बड़े लेवल पर हर एक रुपए, हर एक डॉलर का सटीक हिसाब रखना लगभग नामुमकिन है। तो ये एक तरह की एडजस्टमेंट एंट्री है ताकि खाते मिल जाएं। लेकिन असली हीरो यहां पर है देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहां RBI। वही आखिर में संतुलन बनाता है। अगर देश में डॉलर की कमी हो गई यानी घाटा है, तो RBI अपने खजाने से डॉलर बेचता है, और अगर डॉलर ज्यादा आ गए तो वो खरीद लेता है। इसी लेन देन से आखिर में सब कुछ बराबर हो जाता है। तो ये सब खाते बही प्लस माइनस, आखिर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? कहा जाता है कि अगर किसी देश का घाटा लगातार बहुत ज्यादा बना हुआ है तो ये एक सिग्नल है, एक चेतावनी है कि वो देश अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकारों के पास इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कई औजार होते हैं। वो अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर सकती हैं ताकि उनका सामान विदेशों में सस्ता बिके, या बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा सकती हैं, या फिर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए और आकर्षित कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये सच में पूरी दुनिया के सामने किसी भी देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में उस देश की सेहत कैसी है। ये सोचने वाली बात है, नहीं?